यहाँ पर देखिए कोई एक वस्तु है ए बी जो कि बहुत छोटी है। इस वस्तु का ही हमें बड़ा प्रतिबिंब देखना है। तो हमने क्या किया, इस वस्तु को लेंस जो अभिदर्शक लेंस है उसके सामने रख दिया, जो छोटी वस्तु है या लेंस को उस वस्तु की तरफ रख दिया। अब इस लेंस से अगर हम इसका प्रतिबिंब देखना चाहें तो दो किरणें निकल रही हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से जा रही है। इसको हम मान लेते हैं ई और यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं E1। ठीक है, ये जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है ये अपवर्तन के पश्चात इस लेंस के किस लेंस के अभिदर्शक लेंस के फोकस बिंदु से होकर जाएगी, F0 से होकर जा रही है ऐसे। दूसरी वाली जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ से होकर जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से। और आप ये जानते हैं कि वो किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है वो सीधी निकल जाती है, बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर, बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधी चली जाती है। आप देखिए ये दोनों जो किरणें हैं ये एक दूसरे को इस बिंदु A1 पर काट रही हैं, तो AB का जो प्रतिबिंब बनेगा वो A1 B1 बनेगा। अब ये जो A1 B1 है इस वाले लेंस नेत्रिका के लिए फिर वस्तु का काम करेगा। इसके सामने है तो इसके लिए ये फिर नेत्रिका के लिए ये वस्तु का काम करेगा। फिर इस वस्तु से दो किरणें ऐसे निकल रही, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है वो नेत्रिका के फोकस बिंदु से होकर जाएगी और दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है वो उसी मार्ग से सीधे निकल जाएगी, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए। और अगर हम इन किरणों को पीछे की तरफ मिलाएं तो इसका जो वस्तु AB था उसका आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा A2 B2। तो इसमें देख लीजिए ये AB मुख्य वस्तु है, A1 B1 इसके लिए, इस नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करती है और A2 B2 फाइनल प्रतिबिंब है। आप खुद ही देखिए ये वाला जो प्रतिबिंब है वो ये जो वस्तु है उससे कई गुना ज्यादा बड़ी है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसकी आवर्धन क्षमता के बारे में। जो भी सूक्ष्मदर्शी हमने लिया है उसका मुख्य गुण क्या होता है, उसकी आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता से क्या मतलब है, आप ये जान रहे हैं कि लेंस के अंदर गुण है वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा या बड़ा करने की। तो जो माइक्रोस्कोप है, जो उसमें लेंस लगा हुआ है, जो माइक्रोस्कोप हमने बनाया हुआ है वो किसी भी प्रतिबिंब को कितना बड़ा कर देगा या कितना छोटा कर देता है, क्या करता है, उस प्रतिबिंब के आकार में कितना परिवर्तन कर देता है, वही उसकी क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी लेंस की या किसी भी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अगर हमें ज्ञात करनी है तो आवर्धन क्षमता को M से दिखाते हैं और आवर्धन क्षमता इज इक्वल टू होता है प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण। प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बटे वस्तु के द्वारा बना दर्शन कोण, द्वारा बना दर्शन कोण। अब आप सोच रहे होंगे कि दर्शन कोण क्या होता है। अब ये जान लीजिए कि दर्शन कोण क्या होता है, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक वस्तु है AB, यही वाली वस्तु हम मान लेते हैं ये AB एक वस्तु है। यहाँ पर हमारी आइज है। ठीक है, अगर हम इनको देखें तो ये ऐसे बनाएंगी, इनसे निकलने वाली जो किरणें हैं वो ऐसे होंगी। तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, इसी कोण को हम कहते हैं दर्शन कोण। अगर इस कोण को हम अल्फा मान ले तो ये कोण क्या कहलाता है, इस कोण को हम मान लेते हैं अल्फा और यही कोण कहलाता है दर्शन कोण। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर से समझ लीजिए, ये कोई वस्तु है AB जो इस नेत्र के सामने रखा हुआ है। नेत्र से निकलने वाली वस्तु से निकलने वाली जो किरणें हैं वो नेत्र पर जो कोण बनाती हैं इसी कोण को हम कहते हैं दर्शन कोण। और ये हम मान लेते हैं अगर ये दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, वो दूरी जहां पर रखा हुआ वस्तु नेत्र के द्वारा स्पष्ट दिखाई देता है। यानी अगर वस्तु को इससे कम दूरी पर रख दिया जाए तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसी दूरी को कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और इस न्यूनतम दूरी को हम दिखाते हैं कैपिटल D से। जो सिंपली जो स्वस्थ आंखें होती हैं उनके लिए दूरी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है कि ये स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है स्वस्थ आंखों के लिए लगभग 25 सेंटीमीटर के
बराबर होती है। ठीक है, अब ये देखिए, ये यहाँ पर हमने दर्शन कोण कहाँ पर देखेंगे, नेत्र की बजाय किस पर देखेंगे, नेत्रिका, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये नेत्रिका जो है यही नेत्र का कार्य कर रही है। तो यहाँ देखिए जो फाइनल प्रतिबिंब बना है A2 B2, ये लाइन देखिए यहाँ गया यहाँ पर, ये जो कोण ये मान लीजिए बीटा है, ये वाला जो कोण है ये प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण होगा और ये वस्तु के द्वारा बना दर्शन कोण होगा। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, बीटा अपॉन अल्फा। अब हमें इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए, बीटा चाहिए और अल्फा। आप ये जानते हैं कि जो लेंस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उन पर ये बना हुआ दर्शन कोण भी बहुत छोटा होता है, इसलिए हम बीटा को लिख सकते हैं tan बीटा और अल्फा को लिख सकते हैं tan अल्फा। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देखिए tan अल्फा का अगर हम मान निकाल लें तो यहाँ पे लंब कौन है, AB, और आधार कितना है, D। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, AB अपॉन D। और tan बीटा का मान कितना होगा, यहाँ पर देखिए ये बीटा जो एंगल बन रहा है वो A2 B2 के द्वारा भी बन रहा है और A1 B1 के द्वारा भी बन रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं A1 B1 अपॉन आधार कितना हो जाएगा, E1 B1। यहाँ देखिए ये हमने कितना, ये जो पॉइंट माना है वो क्या है, E1 है, और ये पॉइंट जो हमने माना है वो B1 है। ठीक है, इन दोनों मान को अगर हम यहाँ पे पुट कर दे आवर्धन क्षमता m में, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा A1 B1 अपॉन E1 B1 पूरे का बटा हो जाएगा AB अपॉन D। अब यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A1 B1 अपॉन AB इंटू D अपॉन E1 B1। ठीक है, A1 अपॉन AB आपने पहले भी आवर्धन क्षमता का सूत्र पढ़ रखा है। आप ये जानते हैं कि आवर्धन क्षमता m और ये AI अपॉन O इज इक्वल टू होता है V अपॉन U, जहाँ पे I क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, बटे O क्या होता है, वस्तु की लंबाई, इज इक्वल टू V प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई किसके बराबर होता है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए A1 B1 क्या है, प्रतिबिंब है, AB क्या है, वस्तु है। तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई का जो